जादुई घोड़ा। ये दास्तान पर्शिया की है। वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे, और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया, और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादे ने शहजादी के सामने घुटने टेके। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें। पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था।
यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया। इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। हो सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया। फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और खिलौने वाला भी। कहानी खत्म हुई। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा
देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह, वो फिर चिल्लाया। इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया, जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ, कैसे मरना पसंद करोगे? बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ।
ابو نے جھٹ سے शीशे کا وہ सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफ्रित फिर से अंदर कैद हो गया। इफ्रित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफ्रित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ, जो इस जार से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ? ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन तीनों इम्तिहानों को पूरा किया तो, और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। तीनों इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे। उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उसे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है।
तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ, चलो। ओह, ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर। मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियां टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था। शहजादी कौन सी है? ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। एक शानदार चुड़ैल। बहुत वक्त पहले गुजरे जमाने में इंग्लैंड के राजा ऑथर को गैर इजाजती जमीन पर शिकार करने के लिए कैद कर लिया गया। रुकिए, तुम्हें यहाँ इजाजत नहीं है शिकार की।
तुम्हें किसने कहा यहाँ शिकार करना है? किसने इजाजत दी तुम्हें शिकार के लिए? किसी ने नहीं? तो फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बादशाह के पास लेके जाऊंगा, बादशाह मार्कस। जब बादशाह मार्क्स ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम एक समझदार नौजवान नजर आ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ शिकार करने क्यों आए हो? तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है। मैंने कोई निशान नहीं देखा यहाँ पे। हमारे यहाँ शिकार की इजाजत नहीं है। तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है, जो कि एक जुर्म है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप काफी नर्म दिल इंसान हैं। मुझे ये पसंद आया। मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। ओह ठीक है, तो कैसे? तुम वापस अपनी सल्तनत जाओ और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढो। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। ओह ठीक है, बेहतर। मैं वापस जाता हूँ सल्तनत में और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम जानते हो क्या सवाल है? ठीक है, अच्छा रुको, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, औरत क्या चाहती है? ओह ठीक है, अच्छा तुम्हें मालूम करके वापस आना होगा। तुम्हारे पास 1 साल है, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी सल्तनत में समझदार से समझदार आदमी के पास भी ये जवाब नहीं होगा। तुम कोशिश करो, 1 साल बाद मिलते हैं। तुम जाओ, आजाद हो, लेकिन भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बादशाह ऑथर उसकी रियासत में लौटा और उसने सबसे यही सवाल पूछा। शहजादियाँ, मलकाएं, आलिम, दानिश्वर लोग, लेकिन कोई भी जवाब नहीं जानता था। फिर उसने अपनी एक खादिमा से पूछा, वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? ये अजीब है और तुम मुझे उससे मिलने का मशवरा दे रही हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। किसी और ने भी आपको उसके बारे में बताया है क्या? तो आपको जरूर जाना चाहिए। वो इसके बदले में क्या लेगी? मैं आपको खबरदार कर दूं कि इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी भारी होगी। अगर उसके पास जवाब होगा तो कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अकेले हरगिज मत जाइए, सिपह सालार भी आपके साथ ले जाइए, वो जरा खतरनाक भी है। ओह ठीक है, तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया। उस वक्त बाद शब में बादशाह ऑथर ज़ईफ चुड़ैल से मिलने उसके घर गया। वो दरवाजा खटखटाने वाला था कि उसने कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी आपके पास अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। अगर आपको मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मुझे बताओ जवाब। कीमत के लिए रजामंद हैं। तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, जो मुझे देना होगा मैं दूंगा। ये करार कबूल किया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आपके करीबी दोस्त ग्वेन से निकाह करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उससे शादी करोगी? सोच के ही मुझे अजीब सा लग रहा है। कीमत चुकाने का वादा किया था। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हारे मुंह में एक दांत है और तुम कुबड़ी भी हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं अपने दोस्त को इस कुर्बानी के लिए कैसे कहूँ? उससे गुफ्तगू कीजिए, मेरे पास वापस जरूर आएंगे। बादशाह ऑथर के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं था। ये कोई कुर्बानी नहीं है। तुम्हारा जीना मेरे लिए कीमती है, समझे? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सच में तुम मेरे सच्चे अजीज हो। तुम्हारा एहसान रहेगा। ठीक है, उसे बताओ, आगे की तैयारी करो, शादी कल है। तुम अपना जवाब सोचो। बादशाह ऑथर वापस चुड़ैल के घर आए। मैं तैयार रहूंगी। कल शादी के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। जब शादी के कागजात पर दस्तखत हो गए तब उसने कहा, औरत की जिंदगी पर अपना हक हो। शादी में मौजूद लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि हकीकत यही है कि अब बादशाह ऑथर हिफाजत से हैं। जब बादशाह मार्क्स ने ये दास्तान सुनी तो उन्होंने फौरन ही बादशाह ऑथर को अपनी कैद से आजाद कर दिया। शादी के दरमियान ही ग्वेन चुड़ैल के साथ मोहब्बत से पेश आया, लेकिन आने वाले मेहमान जो कि खानदान के फर्द थे, उनकी अपनी अलग अलग सोच थी।
دیکھو تو وہ کیسی کھا رہی ہے، صرف اس کی طرف دیکھ کر ہی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کیوں کھایا ہے؟ چھی، وہ کھاتے ہوئے اپنے منہ سے آواز کر رہی ہے۔ دیکھو، میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتی۔ بیچارہ گوین، کتنا خوبصورت ہے وہ سچ میں ایک اچھا دوست ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ اور پھر بادشاہ آتھر نے یہ طے کیا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اوہ، تم کون ہو تم؟ میں آپ کی بیگم۔ میری بیوی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں ہی ہوں، ضعیف چڑیل۔ آپ میرے ساتھ بہت تمیز سے پیش آئے ہیں، اسی لیے آدھے وقت میں خطرناک شکل میں رہوں گی اور آدھے وقت میں خوبصورت۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے کہ آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں، رات میں اور دن میں، کیونکہ آپ ہی اب مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میں کس طرح سے پسند ہوں۔ اوہ واہ، میں حیران ہوں۔ کوئی راستہ ہے جس میں تم سارے وقت خوبصورت رہو؟ آپ طے کر لیں اور مجھے بتائیں۔ اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے، رات میں اور دن میں آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ میں کچھ گھنٹوں میں آپ کو میرا فیصلہ بتاتا ہوں۔ جو آپ کی خواہش۔ بہتر۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تب گوین محل کے پاس کے باغیچے میں کیا کیا جائے یہ طے کرنے کے لیے ٹہلتا رہا۔ کیا کروں؟ ہر کوئی تعریف کرے ایسی خوبصورت بیوی مجھے دن میں چاہیے تاکہ میرے دوست دیکھ سکیں، اور رات کو ایک خوبصورت لڑکی، نہ کہ ایک چڑیل۔ کیا میں اسے الٹا کر دوں؟ کچھ وقت بعد گوین نے فیصلہ کر لیا اور وہ سیدھا محل کے اس کمرے کی جانب گیا جہاں اس کی بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ او بیوی، میں طے نہیں کر پایا۔ شادی میں جو لوگ آئے وہ تمہارے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں اب انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ دن میں ان کے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح دکھو، لیکن پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے بیچ میں خوبصورت رہو، دوسرے بھی تمہیں اچھی نظروں سے دیکھیں۔ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تو پھر بہتر ہے میں خوبصورت رہوں گی دن بھر اور رات بھر۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پیار کرنا بند نہیں کروں گا۔ لوگ تو تمہیں باہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تم اندر سے خوبصورت ہو، جس کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ او گوین، میری یہی خواہش تھی کہ آپ یہ کہیں۔ اب میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آپ کی محبت اور سمجھداری نے ہر برائی کو دور کر دیا۔ چاہے میں حسین ہوں یا نہیں، آپ کو کچھ معنی نہیں رکھتا، اور میری خاطر آپ نے اپنی خوشیاں چھوڑ دی اور ہر حال میں مجھے قبولا۔ اب میں ہمیشہ حسین رہوں گی آپ کے لیے۔ اور پھر وہ باقی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہانی ختم ہوئی۔ چھوٹا طلسماتی قلم۔ نوح اپنی اسکول کی بس سے اتر کر سڑک پر چلنے لگا۔ یہ وہی چھوٹا سا دیہات ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا آج سب سے عجیب و غریب دن ہوگا۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، تبھی اس نے ایک ضعیف آدمی کو دیکھا جو کہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور وہ بہت بھوکا لگ رہا تھا، اور کھانے کے لیے وہ بے حد عاجزی کے ساتھ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ مہربانی کر کے میری مدد کرو، میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ نوح کو ضعیف آدمی کو دیکھ کر رحم آیا، اسی لیے وہ قریب کی ہی ایک دکان میں گیا اور اس نے کھانا خریدا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پانی کی بوتل بھی خریدی اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو اس نے اپنے نئے پینسل باکس کو خریدنے کے لیے بچا کر رکھے تھی۔ وہ ضعیف آدمی اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ لیجیے، یہ آپ کے لیے ہے۔
शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत रहम दिल हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद यानी कि नोआ ने मोहब्बत से उसकी देखरेख की, तब वो ज़ईफ आदमी बेहतर महसूस करने लगा और उसे नोआ पर फख्र हुआ। मैं बहुत लंबे वक्त से एक रहम दिल इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे यकीन है कि आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई है। नोआ पसोपेश में था। जब उसने सुना तो उसने उस ज़ईफ आदमी से मोहब्बत से पूछा, आपका क्या मतलब है? ज़ईफ आदमी ने अपने पास ही झोली में हाथ डाला और एक पुराना सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर की चीजों को दिखाने के लिए वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, वो संजीदा और खामोश दिख रहा था। अंदर एक बहुत पुराना कलम था जो कि रोशन छोटे सितारों की तरह चमक रहा था। इस नजारे को देखकर नोआ हैरान हो गया। यकदम ही ज़ईफ आदमी ने डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और कलम नोआ के हवाले कर दिया। नोआ, हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और बहुत लंबे वक्त से तुम्हारे जैसे लड़के की मैं तलाश कर रहा था जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशों को भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम इस जादुई कलम से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम जो भी चाहते हो उसकी तस्वीर बनाओ, वो फौरन ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओह, क्या वाकई? अरे वाह, बहुत शुक्रिया रहम दिल जादूगर। अब मैं जब चाहूँ तब लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन दो बातों को याद रखो। इस तिलिस्म को तुम किसी को भी मत बताना, वरना तुम इससे दूर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, तुम बस मेरी एक तस्वीर बनाना, मैं वहाँ एक ही लम्हे में पहुँच जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए जादूगर, मैं आपका मशवरा याद रखूंगा। एकदम ही पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोआ खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। नोआ अपनी जादुई कलम को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, तो उसने एक केक और एक मिठाई की तस्वीर बनाई जो कि फौरन ही उसके सामने एक चांदी के तश्त में हाजिर हुए। अगले ही रोज उसने उससे मिलने वाले हर एक इंसान को उनकी जरूरत की चीजों को देकर उनकी मदद करना शुरू की। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स करीब की एक होटल से भारी भरकम और अजीबो गरीब सामान उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस आदमी की मदद के लिए नोआ ने एक सामान उठाने वाली गाड़ी बनाई जो कि भारी भरकम सामान को भी अपने साथ ले जा सके। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नंगे पैर थी और माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी और उसकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन नोआ को उसकी परवाह हुई और उसने उसके लिए कुछ आरामदायक चप्पलों के साथ खाने की एक टोकरी की तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ा। जरा देर के बाद नोआ ने देखा कि कुछ लोग बेघर हैं और शदीद ठंड में सड़क पर कांप रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ छोटे और खूबसूरत से घर बनाए जिन्हें वो अपना कह सके। इस तरह से नोआ ने अपने करीब करीब के तमाम लोगों की मदद की। एक दिन नोआ जब एक गरीब शख्स की मदद कर रहा था, तब एक खुदगर्ज और लालची मेयर ने उस रहमदिल और मददगार लड़के की जानिब देखा। मेयर ने ये भी देखा कि ये छोटा लड़का एक आम से लेकिन जादुई कलम के साथ किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा से बाहर निकाल रहा था। अगले दिन मेयर ने कुछ पुलिस वालों को लड़की को गिरफ्तार करने के लिए कहा और जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेयर के बनाए हुए कानून के मुताबिक जादू का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ वहाँ के अमीर लोगों को ही थी। पुलिस ने नोआ को उसके जादुई कलम के इस्तेमाल के साथ गरीब और बदकिस्मत लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा है कि तुम कैसे उन बीमार, भूखे, बेघर, गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब तुम मेरी भी मदद जरूर करोगे, इसीलिए मेरे लिए तस्वीर बनाओ जो मुझे चाहिए, एक दरख्त जो फकत सोने के फल देता हो। माफ कीजिए साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आप ना तो गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद।
یہ ایک گزارش نہیں ہے نوا، ایسا کرنے کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ معاف کیجیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میئر۔ بے وقوف لڑکے، پھر تم ایک ظالم سزا کے لیے تیار رہو۔ میئر نے تب اپنے خادموں کو نوح سے جادوئی قلم چھیننے کے لیے کہا۔ تب ایک پولیس والے نے بآسانی ایسا کیا اور اس نے قلم میئر کو دے دیا۔ اب میئر نے ایک سنہرا پھل دینے والے درخت کی تصویر بنانا شروع کیا۔ یہ ایک اچھی تصویر تھی جو رنگ برنگی باریکیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن قلم کے اندر کا جادو اس کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس والوں کو تصویر بنانے کا کام سونپا، جس نے کئی مرتبہ کاغذ پر تصویر بنانے کی کوششیں بھی کی، لیکن وہ تمام ناکام رہے اور ہار مان کر پولیس والوں نے میئر سے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ قلم ہمارا حکم نہیں مانے گی سر، یہ فقط نوح کے ہاتھ کو پہچانتا ہے، فقط یہی لڑکا آپ کی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ لالچی میئر بہت ہی ظالم تھا۔ نوح، میں تم سے آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کیا تم میرے لیے سنہرے پھل والے درخت کی تصویر بنا رہے ہو یا نہیں؟ سوچ سمجھ کر کہو، وہی تمہارے آخری لفظ ہو سکتے ہیں۔ نوح ایک بہادر لڑکا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اس پورے معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ تصویریں بنائے گا اور میئر نے نوح کو جادوئی قلم سونپ دیا۔ اگلی تصویر جو نوح نے بنائی وہ کاغذ کے ٹکڑے پر ایک ضعیف شخص کی تصویر تھی، اور جس جادوگر نے ہوشیار اور رحم دل لڑکے کو جادوئی قلم دیا تھا وہ نوح کو بچانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ضعیف جادوگر نے آتے ہی ان پولیس والوں کو بلیوں میں تبدیل کر دیا اور اس نے کہا، میئر صاحب، آپ خود کے لالچی منصوبوں کے لیے اس قلم کے جادو کا استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ہی وہ دوسرے انسان ہوں گے جو اپنی خود کی پونچھ کو چاٹے گا۔ میئر بہت خوف زدہ ہوا اور خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا۔ پھر ضعیف شخص نے میئر کو اتنا لالچی اور موقع پرست نہ بننے کے لیے کہا۔ میئر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے نوح اور جادوگر سے معافی مانگی۔ اگلے ہی دن میئر نے نوح کو اس کے رحم دل کاموں کے لیے اس کی عزت افزائی کی اور مدد کے لیے تمام شہر کے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، اور نوح نے ان غریب بدقسمت لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھا اور خوشی خوشی اس کی زندگی گزرنے لگی۔ کہانی سماپت۔ کبھی نہ ہنسنے والی شہزادی۔ ایک ریاست میں ایک شہزادی تھی جو اپنی پوری حیات میں کبھی ہنسی ہی کیا، مسکرائی تک نہ تھی۔ وہ اپنے والد کی بے حد چہیتی تھی، اسی لیے اس کے والد کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت رنج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے ریاست میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جو کوئی شہزادی کو ہنسائے گا وہ شہزادی سے شادی کر سکے گا۔ پھر کیا تھا، جوکر، جادوگر اور کئی فنکار بادشاہ کے محل میں حاضر ہو گئے۔ ان سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے شہزادی کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی ہنسی ہی نہیں۔ وہیں محل کے قریب جیک نام کا ایک بہت ہی ایماندار، تھوڑا سیدھا اور عجیب لڑکا رہتا تھا۔ وہ اس کی غریب ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار جیک کی ماں نے اسے باہر جا کر کام ڈھونڈنے کو کہا۔ اس نوجوان نے جلد ہی محل کے پاس کے طعام کھانے میں مددگار کے طور پر کام شروع کیا۔ پہلے دن کے کام کے بعد طعام کھانے کے مالک نے اسے تنخواہ کے طور پر درجن بھر انڈے دیے، جسے ہاتھ میں لیے وہ گھر نکل پڑا۔ جیک اتنا خوش تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہا تھا اور بالکل محل کے سامنے جہاں شہزادی کھڑکی میں کھڑی تھی وہاں آ کر وہ گر گیا اور اس کے انڈے ٹوٹ گئے۔ شہزادی نے یہ سب دیکھا لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب گھر پہنچا تو اس کی امی نے اس سے کہا، ارے بے وقوف کہیں کے، تم اگر سبھی انڈوں کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر لاتے تو وہ ٹوٹتے نہیں نا۔ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز دن بھر کام کرنے کے بعد جیک کو تنخواہ کے طور پر خنزیر کا ایک بچہ دیا گیا۔ گھر جاتے وقت جیک کو اپنی امی کی باتیں یاد آئی اور اس نے خنزیر کے بچے کو اپنی ٹوپی میں ڈال کر گھر کی جانب دوڑ لگائی، لیکن بالکل محل کے سامنے خنزیر کے بچے نے کسی طرح ٹوپی سے باہر چھلانگ لگائی اور بھاگنے لگا۔ جیک اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور کیچڑ سے بھرے ایک گڈھے میں پیر پھسل کر گر گیا اور سر سے لے کر پیر تک کیچڑ میں بھر گیا۔ شہزادی اپنے محل کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب کیچڑ سے لت پت حالت میں گھر پہنچا تب اس کی امی نے غصے سے کہا،
ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई, तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? ओह, अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। बहुत दूर एक ज़ईफ खातून अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो सब बड़े रहमदिल और मददगार थे। बच्चों को अपनी वालिदा के हाथ का बना लजीज खाना बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा अपनी वालिदा से कुछ न कुछ लजीज खाने की फरमाइश करते। एक दिन अम्मी ने एक बड़ा सा पैनकेक बनाने में बच्चों की मदद मांगी। तीनों बच्चे खुशी से गर्मजोशी से भर गए और अम्मी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो तमाम अफराद एक बड़ा सा पैनकेक बनाने की तैयारी करने लगे। उनमें से 2 अंडे तोड़ने लगे और बाकी 2 दूध, मैदा और शक्कर तोड़ने लगे। फिर तमाम सामान को मिलाकर पैनकेक के लिए लोई तैयार की गई। उन्होंने लोई को एक बड़ी सी गोल शक्ल देकर एक कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को आग पर रख दिया। कुछ वक्फे बाद ज़ईफ खातून ने बड़े लड़के से कहा कि वो पैनकेक को कढ़ाई में उलट पुलट दे। साहबजादे ने पैनकेक को पलटने के लिए हवा में उछाला, मगर पैनकेक कढ़ाई में आने के बजाय दूर जाकर मेज पर जा गिरा और वो उठकर भागने लगा। बच्चे ललचाई हुई निगाहों से उस बड़े से पैनकेक को घूमकर भागते हुए देखकर हैरत ज़दा हो गए। तीनों बच्चे उस पैनकेक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। रुक जाओ लजीज पैनकेक, हमें बड़ी भूख लगी है। हम तुम्हें खाना चाहते हैं। तुम बड़े लजीज हो। मेरी रफ्तार बड़ी तेज है, मुझे अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। बहुत जल्द पैनकेक लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गया। एक ज़ईफ आदमी ने पैनकेक को देखकर कहा, ठहर जाओ, इतनी तेज ना दौड़ो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के लिए भी नहीं रुका, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रुकूंगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। और लुढ़कते हुए वो दूर चला गया और फिर वो बागीचे में चला गया। दीवार पर बैठी एक बिल्ली ने उसे देखा और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जैसे ही तुम मेरी गिरफ्त में आओगे, मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। ये कहते हुए वो दीवार से कूद पड़ी, लेकिन पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के चुंगल से भी छूटा और उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और तुम्हारे चुंगल से भी छूट जाऊंगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। फिर पैनकेक एक घर के दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर बैठे हुए मुर्गे ने उसे देखा और बांग देते हुए बोला,
रुक जाओ, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पैनकेक। पैनकेक दूर लड़खड़ाते हुए गया और बोला, नहीं जनाब, तुम मुझे नहीं खा सकते। मैं तुम्हारे चंगुल से भी बच जाऊंगा। मैं पहले 3 बच्चों के चंगुल से छूटा, फिर उस बुजुर्ग के हाथ भी नहीं आया, फिर उसके बाद उस मुर्गे के पास से भी छूमंतर हो गया। मेरी रफ्तार आपसे भी तेज है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुर्गे ने उसकी बात पर गौर किए बगैर ही उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया, मगर पैनकेक उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था। तालाब के करीब एक बतख ने उसे देखा जो उसे खाना चाहता था। वो डगमगाता हुआ पैनकेक के करीब पहुंचा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं भूखा हूँ और तुम्हारी महक बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, ठहरो। बतख ने कहा, लेकिन पैनकेक बोला, मैं तो लाहासिल हूँ। मैं उन 3 बच्चों से भी बच गया, मैं उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और मुर्गी और बिल्ली के चुंगल से भी बच चुका हूँ, और मैं अभी तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मगर बतख डगमगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। करीब ही एक हरे भरे खेत में गाय थी। जब देव कामत पैनकेक लड़खड़ाता हुआ खेत में पहुंचा तो गाय ने कहा, रुक जाओ देव कामत पैनकेक, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, रुक जाओ। मगर पैनकेक मजाकिया अंदाज में हंसा और उससे कहा, जनाब, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की दावत बनूं। तुमसे अव्वल 3 बच्चे, एक बुजुर्ग, बिल्ली, मुर्गा और बतख जो पास के तालाब का है, ये सब मेरी लज्जत लेना चाहते थे। आप भी मौका आजमा के देख लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, मैं आपसे भी छूट कर निकल जाऊंगा। मगर गाय भी देव कामत पैनकेक के पीछे सरपट दौड़ पड़ी, लेकिन पैनकेक उसकी गिरफ्त से भी निकल गया। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए नदी किनारे पहुंचा, वहाँ बैठा एक भूखा भेड़िया जोर से दहाड़ा, जहाँ हो वहीं रुको, भागने की कोशिश मत करो। नहीं जनाब, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खाए। ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मुझे नहीं खा पाएंगे। मैं 3 बच्चों से बचकर निकला हूँ। एक बुजुर्ग ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली और मुर्गे ने भी बड़ी मशक्कत की, लेकिन वो भी नाकामयाब हुए। बतख और गाय ने भी अपनी तकदीर आजमानी चाहिए, लेकिन मैं उनके हाथों में नहीं आया। अब तुम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लो। लेकिन मैं तुम्हें नोश नहीं फरमाना चाहता, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। भेड़िए ने कहा, सच में मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये कहकर पैनकेक रुक गया और भेड़िए के करीब आ पहुंचा। मुझे तैरने का इल्म नहीं है, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इमदाद करेंगे? क्यों नहीं, तुम्हें ये काम कराकर मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। भेड़िए ने बड़ी मासूमियत से कहा। बड़े पैनकेक ने बिल्कुल वही किया जैसे भेड़िए ने उससे कहा। जैसे ही पैनकेक भेड़िए की नाक पर चढ़ा, उसने फौरन उसे हवा में उछाल दिया और वो सीधे भेड़िए के खुले मुंह में जा गिरा। चालाक भेड़िए ने उसे निगल लिया और अपने होठों पर लगे जर्रात को चाटने लगा। इसी बीच वो गाय नदी के करीब आ गई और बतख भी उसके पीछे आ गई, और फिर बिल्ली, वो बूढ़ा आदमी अपने 3 बच्चों के साथ भी वहीं पहुंच गए। क्या तुमने यहाँ से पैनकेक को जाते हुए देखा? सबने भेड़िए से पूछा। पैनकेक को? हाँ। क्या वो बड़ा सा था? हाँ। क्या वो सुनहरा भूरा सा था? हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ गया वो? सभी ने एक साथ पूछा। अरे वो तो बड़ा लजीज था। ये कहते हुए भेड़िए ने अपने लबों पर जबान फेरी। शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे, और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कांधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता, तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती, और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज
اس کے چھوٹے سے سنہرے پرندے کے ساتھ اچھی سی لوری گاتی، جس سے تمام لوگوں کو میٹھے سپنے آتے اور صبح تک اچھی نیند ملتی۔ لیکن ایک روز ایک بھیانک واقعہ پیش آیا۔ ایک بے رحم بوڑھی ڈائن کو شہزادی کا پتہ چل گیا اور اس نے بدوا دینے کا فیصلہ کیا۔ آبرا کڈابرا سمسلابیم، ہونے دو روز کا کلر ڈیم۔ ڈائن کے ایسا کہتے ہی شہزادی روز کے بال کوئلے سے کالے ہو گئے۔ اس شام کو بھی شہزادی روز نے اپنی بالکنی میں جا کر تالیاں بجائی، لیکن جب سنہرا پرندہ آیا تب اس کے بال لال کی جگہ کالے رنگ میں چمکنے لگے، اور جیسے ہی سنہرا پرندہ سریلی آواز میں گانے لگا ویسے ہی شہزادی بھی لوری گانے لگی، جسے سن کر تمام لوگ سو گئے۔ لیکن انہوں نے اس رات میٹھے نہیں بلکہ خوفناک سپنے دیکھے۔ دوسرے دن جب شہزادی کو یہ بات پتا چلی تو اس سے بہت افسوس ہوا۔ اس نے پرندے سے پوچھا، سنہرے پرندے مجھے بتاؤ نا، میں میری عوام کے میٹھے سپنے پہلے جیسے کیسے کروں تاکہ وہ صبح تک چین کی نیند سو پائیں؟ کالے بال گلاب جل میں۔ جواب دینے کے لیے پرندے نے چہچہاہٹ کی۔ شہزادی کو صلاح سے حیرت ہوئی اور اس نے بالکل ویسے ہی کیا۔ اس نے ایک برتن میں پانی لے کر اس میں گلاب کی پنکھڑیاں ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بال اس گلاب جل میں ڈبو دیے، اور پھر معجزہ ہوا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بال اس گلاب جل میں ڈبوئے، اس کے بال پہلے کی طرح لال ہو گئے۔ پھر آسمان بھی چکا چوندھ ہو گیا۔ شہزادی نے لوری گائی اور تمام لوگ میٹھے سپنے دیکھتے دیکھتے صبح تک سوتے رہے۔ لیکن یہاں وہ بے رحم ڈائن اس کی بد دعا ناکام ہونے کی وجہ سے بہت غصہ ہوئی اور اس نے دوبارہ بد دعا دینے کا فیصلہ کیا۔ آبرا کڈابرا سمسلابیم، ہونے دو روز کا کلر ڈم۔ دوبارہ شہزادی کے بال کوئلے سے کالے ہو گئے، لیکن اس بار اس بے رحم ڈائن نے ریاست کے تمام گلاب اس کے اڑنے والے جھاڑو پر بیٹھ کر نکال لیے۔ اب دیکھتی ہوں کہ تم میری بد دعا سے کیسے بچتی ہو۔ اور وہ غصے سے اترائی، اور یہاں پھر سے افسردہ شہزادی نے پرندے سے دریافت کیا، سنہرے پرندے مجھے بتاؤ نا، میں میری رعایا کے سپنے پہلے جیسے میٹھے کیسے کر سکتی ہوں تاکہ وہ صبح تک چین کی نیند سوئیں؟ کالے بال گلاب جل میں۔ جواب دینے کے لیے پرندے نے چہچہاہٹ کی، لیکن میں اب گلاب کہاں ڈھونڈوں؟ کالے بال گلاب جل میں۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ شہزادی کو کچھ بھی سوجھ نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہوا اس سے اتنا برا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئی اور آنسو کی ایک بوند زمین پر گری۔ بالکل اسی وقت ایک جوان اور خوبصورت شہزادہ جو شہزادی کی بالکنی کے نیچے کھڑا تھا، اس نے ایک چھوٹا ڈبہ کھول کر اس میں سے ایک لال رنگ کا بال نکالا اور اس نے اسے جھک کر شہزادی کے آنسو پر لگا دیا۔ پھر کیا تھا؟ معجزہ ہوا۔ اچانک وہ لال بال ایک خوبصورت گلاب کی کلی میں بدل گیا۔ شہزادے نے وہ گلاب اٹھایا اور شہزادی تک لے گیا۔ گلاب دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور اس کی پنکھڑیاں نکال کر برتن کے پانی میں ڈال دی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے بال اس میں ڈبوئے، وہ بددعا ٹوٹ گئی اور سبھی نے چین کی سانس لی۔ پھر بادشاہ نے شہزادے سے سوال کیا، نوجوان، تمہیں وہ لال بال کہاں سے ملا؟ جب راجکماری اور میں دونوں چھوٹے تھے تب میں نے راجکماری کا ایک بال بڑے پیار سے سنبھال کے رکھا تھا۔ راجکماری نے بھی میرا ایک بال توڑ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں ابا جان؟ شہزادی نے شہزادے کی بات سے حامی بھری اور ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اسے کھول کر اس میں سے شہزادے کا ایک بال نکال کر تمام لوگوں کو دکھایا، جسے دیکھ سبھی کو بہت مسرت ہوئی۔ اسی دن شہزادے اور شہزادی نے ایک دوسرے سے نکاح بھی کر لیا، اور جب بے رحم ڈائن کو یہ پتا چلا کہ اس کی بد دعا پھر سے ٹوٹ گئی ہے، تب وہ غصے سے تل ملا اٹھی اور غصے سے پھول پھول کر وہ ایسے پھٹ گئی کہ اس کے ہزاروں ٹکڑے ادھر ادھر ہر جگہ پر بکھر گئے۔ کچھ عرصے بعد ریاست کے ہر ایک باغیچے میں پھر سے گلاب کھلنے لگے۔ ہر جگہ گلاب ہی گلاب تھے۔
और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है तुम इसी से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए, जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। आप चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी। तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई। अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कौन आज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कोनार्ड भी उसके पीछे छुप कर गया।
हाँ पहुंच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कोनार्ड ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है। अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे, शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर, जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़दा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनार्ड उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। तिलिस्मी दलिये का बर्तन। एक मर्तबा एक खूबसूरत छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलेडी। वो अपनी अम्मी के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन मेलेडी अपनी अम्मी को गाना सुनाकर खुश रखती थी। हर रोज मेलेडी कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। उसे जो कुछ मिलता वो लेकर लौट आती, लेकिन उतने में उनका पेट न भरता। एक रोज अपनी गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुई। उसने बहुत तलाश किया पर कुछ न हुआ, उसे कुछ न मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ न था। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। जब वो रो रही थी तब उसकी खूबसूरत आवाज से एक दुख भरा गीत शुरू हुआ। उसका गाना सुनकर वहाँ एक जंगल की परी उसके सामने हाजिर हो गई।
और कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बेहद गरीब और भूखे हैं। मेलेडी अफसरदा होकर बोली। परेशान ना हो, जंगल की परी ने कहा, और अपने पास की जादुई छड़ी से उसने पत्थरों को एक बड़े से तिलिस्मी बर्तन में तब्दील कर दिया। ये मौजिज़ा देखकर मेलेडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे खानदान में कोई भी कभी भूखा न रहेगा। मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही ना होगा तो इस बर्तन का क्या फायदा है भला? मेलेडी ने मायूसी से कहा, जिस पर जंगल की परी ने कहा, ये तिलिस्मी बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की चाहत हो तब पक जा बर्तन पक जा, यूं कहना, और जब तैयार हो जाए तब रुक जा बर्तन रुक जा, यूं कहना। हाँ। मेलेडी उस परी से तोहफा लेकर खुश हो गई और बड़े ही अदब से उसने जंगल की परी से कहा, मेरी प्यारी जंगल की परी साहिबा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या करूं? मुझे इसके अवज़ में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चाहत हो तो तुम मेरे लिए रोज एक खूबसूरत गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलेडी उससे कुछ और पूछती, जंगल की परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन जब मेलेडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस लौटी तो उसकी अम्मी बेहद अफसरदा हो गई और कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं तो इस बर्तन का क्या फायदा? मेलेडी ने वो बर्तन मेज पर रखा और सिर्फ कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी ना हुआ। मेलेडी ने परेशान होकर देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अपनी आंखों से देख रही है कि भाप निकल रही है और मलाईदार दलिया भी पक रहा है। मेलेडी की अम्मी को समझ आ गया कि ये बर्तन तो तिलिस्मी है। वो बेहद भूखी थी, इसलिए वो मलाईदार दलिया चखने से खुद को रोक न पाई और इसीलिए उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी। वो उस दलिये के जायके से बेहद खुश हो गई और इसीलिए उसने मेलेडी की दूसरी तंबी पर ध्यान ही न दिया। रुक जा बर्तन रुक जा। वो बर्तन खाली होने तक बस खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलेडी की अम्मी ने मसरत से अपने पेट पर हाथ घुमाया। उसके बाद मेलेडी ने सोचा, ओह ये तो मेरे जाने का वक्त है और जंगल की परी के लिए गाना गाने का वक्त है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। यहाँ घर पर उसकी अम्मी बेहद खुश थी क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत न थी। उस नए बर्तन के लिए जगह बनाने की खातिर उन्होंने पुराने सारे बर्तन उठा लिए और दूर फेंक दिए। उसने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना सा काम करने से उन्हें दोबारा भूख लग गई। पक जा बर्तन पक जा, उन्होंने हुक्म दिया और जल्द ही उस बर्तन में बेहद लजीज दलिया तैयार हो गया। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू किया। खाना बेहद लजीज था, लजीज। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी वैसे वैसे बर्तन में भी खाना जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू हुआ और बर्तन से बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, मेलेडी किस तरह से बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन बस। लेकिन बर्तन में खाना पकता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकलकर मेज पर फैल गया। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारा दलिया जमीन पर फैल गया। मेलेडी की अम्मी बेहद डर गई। बस रुक जाओ, अब मैं क्या करूं? उसने हुक्म दिया,
जल्दी उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो दलिया दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पर फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। तमाम गांव वाले अपनी अपनी छतों पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग काफी दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव की ओर भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर के करीब आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तब मेलेडी ने देखा कि तमाम लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार दलिया उठाकर खाने लग गए थे। पूरे गांव ने दलिये का खूब लुत्फ उठाया। मौसम सरमा खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा न रहा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.